देखो इधर सर आप लोग जो लोग जेल अंदर से विजिट नहीं करे वो मॉडल के पास जा सकते हो। जेल कैसे देखना बताया जाएगा, सुन सकते हो आप लोग मॉडल के पास। ब्रीफिंग होगा, सेंटर पार्ट तक लेके जाएंगे जेल देखने के लिए। एग्जैक्टली ब्रीफिंग 30 से 40 मिनट्स का होता है। उसमें ये जेल कैसे बना, कौन सा विंग बचा है, कौन सा विंग डैमेज हो गया, बनने के लिए कितना साल लगा और इसको काला पानी क्यों कहा जाता है, ये पूरा ब्रीफिंग इसके अंदर ही होगा। लौटने के टाइम एग्जिट पार्ट आपका यही रहेगा, ये सेक्शन को रिविजिट करके भी देख सकते हो। वैसे बोर्ड में जो भी लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है गाइड आपको ऑन स्पॉट एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ का सीनियर गाइड अभी आपके साथ में रहेगा, प्रॉपरली पूरा और हमें क्या पता है, तो सारे कमरे एक जैसे दिखाई देंगे, है ना? दोस्त लौट गए मजाक भले करो, 1 साल का 10 दिन नहीं रह सकते। मैं कह तो रहा हूं आराम से एक एक करके देख के नीचे आ जाओ, बीम वगैरह पैर नीचे रख दो, खुल जाएगा। नहीं तो नौकरी चली जाएगी मालूम। ध्यान से बढ़ावा चाहिए हटा दी। आपके पास उसका काम है रिकॉर्डिंग करने के सिवा, हमारी भी कर कर रख लीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि जो है यहाँ पे ना लटक जाते हैं। सभी लोग ध्यान से नीचे देख करके चले। पहले का जो पुराना लाइट एंड साउंड शो था उसमें दिखाने के लिए बनाया था। पहले का जो शो था वो पर्दे पे नहीं दिखता था, केवल लाइट जलता था, स्टोरी चलता था। उस समय क्रांतिकारियों का अटेंडेंस होगा, जब अटेंडेंस होगा पृथ्वी सिंह जैसे बोलेंगे एक लाइट इसमें से जलेगा, हाजिर है। उल्लासकर दत्ता जी बोले वहां से एक लाइट जले, हाजिर है, उसके लिए बनाया था। और जब मारने का सीन आएगा यहाँ पे लाइट जलेगा और क्रांतिकारियों का कराने का आवाज आएगा, केवल लाइट फोकस होगा, बाकी आवाज आएगा। अभी का शो पर्दे पे दिखता है, एनिमेशन के जरिए कैरेक्टर दिखाया जाए, तो इसमें इसका कोई यूज नहीं। अभी सब खत्म हो गया, अभी सब आपको पर्दे पे दिखेगा। यहाँ पर्दा है, वो जो दीवार है उसमें फोकस होगा लाइट, इधर भी फोकस होगा लाइट। अभी सब लेजर टेक्निक का बना दिया। ये शो 3 साल से शुरू हुआ। उससे पहले 1989 से जो शो शुरू हुआ था वो नॉर्मल लाइट एंड साउंड शो था। उसमें ओमपुरी जी का आवाज था, नसरुद्दीन शाह, टॉम अल्टर, जलाल आगा, मनोहर सिंह जी का आवाज था। अभी वाला में कबीर बेदी जी का आवाज मिलेगा, आशीष विद्यार्थी और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। ब्रिक्स, ये जो ब्रिक्स है ओरिजिनल ब्रिक्स है जिसे अंडमान में तैयार किया, बाकी मटेरियल बर्मा। तो जब जेल बना
साइकिल व्हील की तरह था, 7 बिल्डिंग से और 693 सेल्स। 1 सेल में 1 पर्सन। रूम का लेंथ 13.5 फीट, विड्थ 7.5 फीट, हाइट 10 फीट। रूम जो है बड़ा है। वेंटिलेशन भी है बैक साइड 8 फीट ऊपर, ताकि फ्रीडम फाइटर अंदर से बाहर देख न पाए। हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया है, एक बिल्डिंग का फ्रंट है, दूसरे का बैक है, ताकि दोनों बिल्डिंग के बीच कोई कम्युनिकेशन ना रहे। काम करने के लिए 7 में से 4 ब्लॉक के सामने वर्क शेड, वहां पे फ्रीडम फाइटर कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल निकालते थे। और बीच में है सेंट्रल टावर। सेंट्रल टावर के टॉप पे होगा सिंगल गार्ड, बाउंड्री वाल वॉच करेगा। उनके अलावा 21 सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड्स डे नाइट वॉच करते थे। हर फ्लोर पे गार्ड होगा। पहला रूम सिक्योरिटी गार्ड का है, उनका डोर है बड़ा, फ्रीडम फाइटर का डोर है छोटा। और डोर का लॉक डोर के लेफ्ट साइड इतना दूर है कि हाथ में की मिलेगा तो भी लॉक खोल ना पाएगा। और डोर के राइट साइड भी है छोटा सा डोर, जो खाना देने के लिए बनाया गया। अब हमारे पास 7 में से ओनली 3 ब्लॉक्स ही बच गया। 1, 7, पीछे एक और है छोटा बिल्डिंग 6। बाकी 4 बिल्डिंग टोटली डैमेज हो गया। अभी बिल्डिंग टूटा कैसे? 1941 अंडमान में एक बड़ा भूकंप आया था। भूकंप में मेन हिस्सा गिर गया, वाच टावर का टॉप। उसके बाद 1942 से 45 सेकेंड वर्ल्ड। अपने ग्रुप वाले भीतर आ जाए। सभी लोग नीचे देखकर के ध्यान। वर्कशेड है इस बिल्डिंग के लिए। इस बिल्डिंग में जो फ्रीडम फाइटर रहते थे, उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर वर्कशेड में काम करते थे, कुछ फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर, और कुछ क्रांतिकारी जेल के बाहर। बाहर का काम जंगल साफ करना, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना। रूम में काम होगा नारियल के छिलके से रस्सी बनाएंगे या केन वर्क, बेंच का कुर्सी बनाने का काम। मेन काम यहाँ पे होगा। कोकोनट ऑयल निकालो या मस्टर्ड ऑयल निकालो। फिर बाहर का जो काम था उसका कोटा फिक्स नहीं था। अंधेरा होने से पहले जेल में वापस आना है। लेकिन जेल में जो काम दिया जाता था इसका कोटा फिक्स था। कंप्लीट ना करे तो उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था। सब कुछ बदल दिया। प्लेस ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल कोलू है, वहीं पर है। बहुत सारे थे, सिंगल पीस ही बचा है। नारियल का सूखा हुआ खोपड़ा भर कर साइड में तो वजन लगा देगा। वजन लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर बीच में चला जाएगा। ये जब पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में रखेंगे बर्तन, फिर उसमें इकट्ठा होगा। एक फ्रीडम फाइटर को एक दिन में 30 पाउंड कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड पर डे, यानी कि 5 किलोग्राम, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। अब जब बैल नहीं निकाल पाते थे, दिन भर में इतना तेल इंसान कहां से निकाल पाएगा। कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्हो चलाते चलाते थक जाते थे, कुछ चलाने से इनकार करते थे, काम नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स का हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे, पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे। कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था, तो कुछ का डेथ भी हो जाता था। इसका पूरा वजन 150 किलोग्राम है। इसके बाद है दूसरा काम, नारियल के छिलके कूटेंगे। पहले छिलके को कूटेंगे, छिलका सॉफ्ट हो जाएगा, पानी में भिगोते थे। मॉइस्चर होने के बाद फिर बाहर निकालेंगे, कूट कर धूप में सुखाकर एक छोटा सा मशीन उसमें रोल किया जाएगा, तो बनेगा रस्सी, नारियल के छिलके का रस्सी। अब रस्सी बनाने का काम किसी भी क्रांतिकारी को दिया जाता था, तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करना, लगभग 2 किलोग्राम। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया, पनिशमेंट नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहे, पनिशमेंट आगे बढ़ाएंगे। तो सुनेगा सेलुलर जेल का इस तरफ आ जाए अपने ग्रुप वाले। स्टोरी सुने, फिर लास्ट तक फोटोग्राफी करें, उसके बाद बाहर चले जाता था। कमर में बांधेंगे बेल्ट, हाथ में हथकड़ी। मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर हिल भी ना पाए। एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड, वहीं मारते थे चाबुक से। वहां मारे तो चमड़ी उधर जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके। मारते वक्त और फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट उन्हें दे रहा है, ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। मारने वाला भी इंडियन था। इस जेल में फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर, डाकू, लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम और अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, तो किसी को जमादार। इनका ये फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं और हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। और जो क्रांतिकारी पहला बार अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे, तो उनको एक हफ्ते के लिए सेल के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे ऐसे, उसे कहते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रहना होगा। उसके बाद दूसरा पनिशमेंट होगा, 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस भी पहनना होगा। अब वो पहने तो गर्मी ज्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। सारे क्रांतिकारियों को यूनिफॉर्म दिया जाता था, कुर्ता, हाफ पैंट। गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने साल से कितने साल का सजा दिया है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। और 3 तरह के पनिशमेंट फिटर। पहला है चेन फिटर। चेन फिटर जिनको भी पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 साल, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं।
कमर में चेन, पाँव में चेन, हाथ रहेगा फ्री, चल फिर सकता है लेकिन चलते वक्त वजन भी होगा पाँव में। सेकंड है बार फिटर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। और तीसरा है क्रॉस बार फिटर, हिंदी में कहते हैं डंडा बेड़ी, केवल 10 दिन, दिक्कत उसी में ज्यादा है। पाँव के सेंटर में रॉड है, पाँव डिस्टेंस में रहेगा, न वर्टिक से चल पाएगा न बैठ पाएगा। और हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव हो जाता था क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से घिसता जाता था। सारे फिटर्स आगे हैं, एक बार देख लें फिर हम बाहर चलेंगे जेल की तरफ फोटोग्राफी करके। ये क्रॉस बार फिट है, चेन फिट है, नहीं देख फील के लिए बनाया। জামা পরিয়ে পানিশমেন্ট দেওয়া আছে যাতে চুলকাতে। চল বাইরে চল। आगे चलेगा ध्यान से। माही सेलुलर जेल का इकलौता फ्रीडम फाइटर जिन्होंने जेल के अंदर सुसाइड किया था, नाम था इंदुभूषण रॉय जी। इंदुभूषण रॉय जी ने 28 अप्रैल 1912 जेल के अंदर सुसाइड किया था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908-1909 उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे, हार्ड वर्क का कोई अनुभव नहीं था। ईंट के भट्टी में काम करवाने के लिए बाहर ले जाते थे, उनसे काम हो नहीं पाता था। और जेल का काम इतना हार्ड कि बैल न कर पाए, हमेशा उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था और जेल अधिकारी उनका इंसल्ट भी करते थे। तो हो गया परेशान, तो क्या किया, अपना जो कपड़ा इसको फाड़ दिया, रस्से जैसा बना दिया, वेंटिलेशन 8 फीट ऊपर है, उसी में झूल करके सुसाइड किया। ऐसे वो शहीद हो गए। सेकंड फ्रीडम फाइटर नाम था पंडित राम रक्का बाली जी। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लोग पहनते ना जनेऊ धागा जैसा। अंग्रेजों ने कहा कि जेल में से पहनने को नहीं दिया जाएगा और धागा जो निकाल दिया गया उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की। उस भूख हड़ताल में वो भी शहीद हो गए। तीसरा फ्रीडम फाइटर बाबा भान सिंह, पंजाब के रहने वाले थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1915 उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। जिस दिन जेलर का राउंड चल रहा था उस दौरान जेलर के साथ उनका बातचीत हुआ, बातचीत बिगड़ गया तो जेलर ने बाबा भान सिंह जी को गाली देना शुरू किया जोर जोर से। सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे, बाबा भान सिंह जी को गाली मिल रहा है, तो बदले में बाबा भान सिंह जी ने भी जेलर को गाली देना शुरू किया, उनसे भी ज्यादा जोर से। वो भी सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे। जेलर भी देख रहा है कि सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे हैं, उसे गाली मिलता हुआ नाराज हो गया। सोचा कि मैं इनको ऐसे छोड़ करके चला गया तो बाकी फ्रीडम फाइटर मुझसे डरेंगे, उनका इज्जत का सवाल था। तब उन्होंने क्या किया, तो वार्डरों को छोड़ दिया उनके सेल के अंदर पीटने के लिए। और उन दो वार्डरों ने बाबा भान सिंह जी को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बाबा भान सिंह जी भी शहीद हो गए। ऐसे सेलुलर जेल में जो 6 फ्रीडम फाइटर शहीद हुए थे, 3 का जिक्र मैंने पहले किया था। फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदार जी। बाकी 3 क्रांतिकारी ये भी थे। और इन सभी का जो स्टैचू है सामने वीर सावरकर जी का पार्क वहाँ पे नजर आएगा। एक और क्रांतिकारी नाम था उल्लासकर दत्ता जी। उल्लासकर दत्ता जी भी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में ही अंडमान भेजे गए थे। वो भी पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे। जिस दिन उल्लासकर दत्ता जी को तेज फीवर था, बुखार था, उस दौरान अंग्रेजों ने कड़ी धूप में ईंट बनवाने के लिए उनको बाहर ले करके गए भट्टी, और वहां जा करके उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। तो वापस जेल में ला करके अंग्रेजों ने 8 घंटे वाले जो हथकड़ी दीवारों के साथ लगा दिया। शाम होते होते उल्लासकर दत्ता जी बेहोश हो गए और उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। तो अंग्रेजों ने उल्लासकर दत्ता जी को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। 1 हफ्ते के बाद पता चला कि उल्लासकर दत्ता जी पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। तो फिर से ट्रीटमेंट करवाने के लिए अंग्रेजों ने उल्लासकर दत्ता जी को मद्रास हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद उल्लासकर दत्ता जी रिहा हो गए। उल्लासकर दत्ता जी का डेथ आज़ादी के काफ़ी साल के बाद 17 मई 1965 में हुआ था। तब उनका उम्र था 80 साल। इस जेल में सारे फ्रीडम फाइटर्स का रूम आइडेंटिफाई है। सभी का रूम जो है बदलता था। विनायक दामोदर सावरकर जी, उनका भी रूम बदला था। सावरकर जी इस जेल में रहे थे 10 साल, तो उसमें से कुछ साल उनको इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के कॉर्नर पे भी रखा गया था। सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहाँ पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था।
तो उनका साथ देने का इल्जाम भी लग गया। फिर वहाँ पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले चतुर्भुज आमीन के माध्यम से बॉम्ब बनाने का मैनुअल किताबों के अंदर पिस्तौल छिपा करके हिंदुस्तान भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट हुआ था 13 मार्च 1910 और उन्हें शिप से इंडिया लेकर के आ रहे थे। उस शिप का नाम था मौर्या शिप। मौर्या शिप 8 जुलाई 1910 जब मार्सेलेस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उसी दौरान सावरकर जी ने जहाज का, टॉयलेट का, साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्सेलेस हार्बर, फ्रांस। अब वहाँ फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया और अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया। फिर अंग्रेज सावरकर जी को हिंदुस्तान लेकर के गए। केस चलने के बाद उनको अंडमान भेजा गया 1911 जब लाए थे तो अंग्रेज डरते थे। एक बार वहां से भाग गया, 2 बार यहाँ से न भागे, इसलिए तो कड़े पहरे में रखा कि उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी वो इसी जेल में थे, उनसे भी पहले। लेकिन दोनों भाई जो है 2 साल तक आपस में मिल ही नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर जब बड़े भाई बीमार हुए थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तब दोनों का मुलाकात हॉस्पिटल में हुआ था। फिर 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी, महाराष्ट्र। कुछ साल वहाँ पे हाउस अरेस्ट, नजरबंद रखने के बाद उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ हुआ था आज़ादी के 19 साल के बाद 26 फरवरी 1966 में। तब उनका एज था 83। तो जहाँ गर्मी के दिनों 10 मिनट हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपना 10 साल इस जेल में गुजारा था। अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनके कमरे में उनका तस्वीर है, एक बेड है, 2 कंबल है, खाना खाने का प्लेट है, पीने का पानी का पॉट जो मॉडल के रूप में रखा हुआ है। और ये जेल बंद हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले। सितंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 सारे क्रांतिकारियों को ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे वापस मेनलैंड भेज करके काला पानी का सजा 80 साल के बाद खत्म कर दी, 80 ईयर्स। 1858 वाइपर आइलैंड, 1938 सेलुलर जेल। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया 1939 और अंडमान में जापानी सैनिक आ गए 23 मार्च 1942। जापानी सैनिक अंडमान में आ गए तो मैक्सिमम ब्रिटिशर्स अंडमान से वापस लौट गए। अंडमान भी हो गया आज़ाद, क्योंकि जापानियों के साथ थे इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष जी के फौज। लेकिन बाद में जापानियों का जुल्म अंग्रेजों से ज़्यादा हो गया। 1858 में जिन कैदियों को अंडमान भेजा था अंग्रेजों ने, उनको तो अंग्रेजों ने मैक्सिमम अंडमान में ही फंसा दिए, यहीं रहो। अब उनके जो जनरेशन थे उसमें थे पढ़े लिखे लोग, INA के मेंबर्स भी थे, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के मेंबर्स भी थे। जापानीज क्या सोचने लगे कि इनमें से कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं या उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के आरोप में काफी क्रांतिकारियों को जेल ने बंद किया, खूब टॉर्चर किया, तो बहुतों को जेल से बाहर ले जाकर गोलियों से भून भी दिया। अब उसी के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए थे विजिट में। नेताजी इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान का 3 दिन का विजिट था, दिसंबर 29, 30, 31, 1943। 30 दिसंबर 1943 सुभाष चंद्र बोस जी ने इस जेल का विजिट किया था। फिर यहाँ से लौटने के बाद जेल से फ्रंट में आगे को जाएंगे, लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, जिमखाना ग्राउंड भी है, अंडमान क्लब भी। वहीं पे उन्होंने देश का पहला तिरंगा झंडा फहराया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम दिया। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप, निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम है, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड। 1 जनवरी 1944 सुभाष जी अंडमान से वापस लौट गए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड 1945। ब्रिटिशर्स का जो रॉयल एयरफोर्स है उन लोगों ने जापानीज के ऊपर बॉम्ब गिराए, जापानी भी सरेंडर हो गए बिना शर्त। 1945 जापानीज पे वापस लौट गए। उसके बाद 1.5 साल अंग्रेज रहे, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 1947, तब अंडमान से अंग्रेज वापस लौट गए। और 1858 में जब अंडमान ने कैदियों को भेजना शुरू किया था, यहाँ पे हर तरह के कैदी आते थे। और आने के बाद ये था जो अंडमान आ गया, सजा पूरा हो या सजा में छूट मिले, उसके बावजूद उनको मेन लैंड वापस नहीं भेजते थे, मैक्सिमम अंडमान में ही बसाते थे। जमीन देंगे, खेती बाड़ी करो, यहीं रहो। और जब अंडमान के लोकल है उन कैदियों का ही जनरेशन। इस जेल में जो क्रांतिकारी आए थे मैक्सिमम वापस लौट गए, कुछ क्रांतिकारी अंडमान में बस गए। ऐसे ही अंडमान का आबादी 1858 से शुरू होता है, उससे पहले अंडमान में आदिवासी ही रहते थे। तो मेन एक्सप्लेन खत्म हो गया। इस जेल में 1909 से लेकर 1938, 1909 से 1930, 30 साल के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा लगभग 650 के करीब फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए थे। नॉर्मल क्रिमिनल बहुत सारे थे और जो फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए थे उनका लिस्ट लगा है टॉप। आप लोग जब फ्रीडम फाइटर्स का नाम पढ़ेंगे तो उसमें अननोन फ्रीडम फाइटर ही ज़्यादा मिलेगा, पहचाना नाम कम नहीं मिलेगा। कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम जो इस जेल में रहे थे, विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, महेंद्र कुमार घोष, लोकनाथ पाल, हरे कृष्ण कोनार, बाबा भान सिंह, पंडित राम रक्का बाली, इंदुभूषण रॉय, आई परमानंद, सचिंद्रनाथ सान्याल, विश्वनाथ माथुर, बंकिम चक्रवर्ती, उपेंद्रनाथ बनर्जी, बाबूराम हरी, नैनीगोपाल दास, गोपेन रॉय, बिनोय लश्कर, अली अहमद सिद्दीकी, हरबंतु समझदर, धनवंतरी, कोटैया कोरबाबू, पांडु पाटल बोनांगी, सन्यासैया बोलीविल्ली, सन्यासी कुंजट्टी, सत्यनारायण राजू,
वीरय्य दोरंडगी प्रतिपादि भयंकर वेंकटेश्वरम सचितानंद शिवम कुमुदिनी घोष सरोजिनी गुहा कामिनी डे प्रफुल्ल कुमार विश्वास अभनि रंजन घोष नगेंद्रनाथ मुस्तफी अब्दुल कादिर चौधरी मंगेश्वर रॉय सनातन रॉय ताजी नारायण जोशी गणेश दामोदर सावरकर बाबा मंगल सिंह बाबा शेर सिंह बाबा ज्वाला सिंह बाबा अमर सिंह बाबा बिशन सिंह बाबा छत्तर सिंह बाबा चूहर सिंह बाबा गुरमुख सिंह बाबा गुरद सिंह बाबा वसावा सिंह बाबा हजारा सिंह बाबा हरनाम सिंह बाबा इंदर सिंह बाबा हृदयराम बाबा कृपाल सिंह बाबा मुंशा सिंह प्रभाकर बिरोनी हेमचंद्र बख्शी ज्योतिर्मय रॉय श्याम कृष्ण अग्रवाल श्याम चरण भरद्वाज ऋषिकेश दत्ता ऋषिकेश घोष मनोरंजन बनर्जी मनोरंजन चौधरी निखिल रंजन गुहा रॉय कार्तिक चंद्र देदास सुशील कुमार बनर्जी सुशील कुमार चक्रवर्ती अभय पद मुखर्जी बाबा लाल सिंह बाबा काला सिंह बाबा सोहन सिंह बाबा इंदर सिंह बाबा कपूर सिंह गणेश घोष जितेंद्र नाथ चक्रवर्ती जितेंद्र नाथ दत्ता नंद गोपाल चोपड़ा मोतीलाल वर्मा लताराम कपूर कालीकिंग करडे कालीपद चक्रवर्ती कालीपद रॉय कालीपद भट्टाचार्य सुनिर्मल सेन सुकुमार सेन गुप्ता शारदा प्रसन्न बसु ललित सिंह ललित चक्रवर्ती महेंद्र भौमिक मधुसूदन दत्ता मधु बनर्जी अमीरुद्दीन सरकार बाबा करम सिंह बाबा उधम सिंह शिव वर्मा शंभुनाथ आजाद और मोहम्मद इब्राहिम ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स इसी जेल में रहे। लेडीज को नहीं रखा तो मैंने जो नाम बताया ना कुमुदिनी घोष सरोजिनी गुहा कामिनी डे किरण डे चंद्रिका सिंह राधिका बहुत सारे थे सब जेंट्स का ही नाम है किसी महिला क्रांतिकारी को जेल में नहीं रखा गया। ऐसा नहीं था मतलब नहीं जो आते थे लाइफ पाने पे आते थे 5 साल के साथ सब आते थे। यहाँ मैक्सिमम जो फ्रीडम फाइटर रहे थे 11 साल क्योंकि 1909 में जो बैच आए थे 1921 में वापस चला ट्रांसफर हो गया फिर 21 से 31 अंडमान में ज़्यादा फ्रीडम फाइटर नहीं लाए कुछ मोहला रिवॉल्ट वाले आए थे कुछ आंध्र प्रदेश से कुछ क्रांतिकारी लाया गया था फिर लास्ट बैच आया था 1932 और उससे 37 के बीच में लाया गया फिर 38 में तो जेल बंद हो गया तो मिनिमम 2 साल 3 साल वैल्यू थे 11 साल मैक्सिमम रहा सिलो जेल। कभी हम लोग चलेंगे सेकंड फ्लोर पे कमरा देखने को जल्दी चलना। प्लैंक लगा देंगे बाद में उसे हटा देंगे ताकि फ्रीडम फाइटर टावर जा ना पाए अब उसे परमानेंटली फिक्स कर दिया 7 में से 3 बिल्डिंग बैठ गया 1 है 7 है पीछे है 6 बाकी 4 हिस्सा टूट गया वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल दिखेगा सरकारी हॉस्पिटल सब कुछ वहाँ पर फ्री सर्विस फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट वहीं पे है वो देखने के बाद 15 स्टेप लकड़ी का सीढ़ी पहुंच जाएंगे सेंट्रल टावर के 3rd फ्लोर समुद्र का नजारा देखने को मिलेगा। जब आप लोग जाएंगे टॉप पे फोटोग्राफी करने के लिए जिनके पास छोटे बच्चे हैं बच्चों का हाथ ना छोड़े और बड़े लोग साइड में जो दीवार है उसमें बैठ करके फोटोग्राफी ना करे डेंजर प्लेस है। सामने समुद्र के भी छोटा सा आइलैंड नजर आएगा लाल कलर के बिल्डिंग होंगे बहुत सारे नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है पुराना नाम रॉस अंग्रेजों का कैपिटल था पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था बहुत सारे मकान बनाए थे रहने के लिए अब मैक्सिमम मकान वहाँ पे टूटा हुआ है आप लोग जाएंगे घूमने के लिए टूटा हुआ खंडहर कुछ बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा हिरन मोर देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड यहाँ से जॉइंट आइलैंड है जगह का नाम है लास्ट का नॉर्थ पे वहाँ पे एक लाइट हाउस देखिएगा लाल और सफेद कलर का वहाँ लोग जाते हैं एक्टिविटीज के लिए स्नॉर्कलिंग स्कूबा डाइविंग सी वॉकिंग सब है और 20 रुपए का जो पुराना नोट है लाल कलर का रेड उसके पीछे जो फोटो है नॉर्थ पे का फोटो फोटोग्राफी करके धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं तो इसलिए हद बताए हम लोग सेल देखने के लिए 2nd फ्लोर पे चलेंगे ध्यान। और इधर साइड तक से ये ये अपन 1st फ्लोर पे आ गए ये 1st फ्लोर है अपने जाएंगे 2nd फ्लोर पे ये 2nd फ्लोर पे अपने आ चुके हैं। चाबी मिलेगा ताला खोल देता है कमरा खुला हुआ है पहला कमरा गार्ड का डोर बना लास्ट तक जाएगा अपने ग्रुप वाले लास्ट कमरा भी कवर कर लेगा लास्ट कमरा पहला कमरा सिक्योरिटी गार्ड का दरवाजा यहाँ पर लॉक है देखो ये लॉक है यहाँ का चलो नहीं अंदर नहीं सारे कमरे खुले हुए हैं चलिए कैसा अंदर नहीं जाओ ये लॉक सिस्टम पहला रूम सिक्योरिटी गार्ड का होगा ये ताला ये लॉक लगाने का सिस्टम जिससे कारण गेट खुल भी ना पाए। और यहाँ पर सबसे आखिरी रूम है वीर सावरकर जी का वो भी रूम हम लोग देखेंगे अभी। ये सब तो वो पत्थर का है ये देखो ऊपर ढलाई भी नहीं है देख नीचे पटरा पे